इसी से पढ़ो, सिलेक्शन लो, चले जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, एक लड़का था, वो क्या रखता था, मोनू नाम था उसका, मोनू यादव, जालोर साइड का था। वो पहले हमसे पढ़ा मतलब दूसरी कोचिंग में, उसके बाद वो हमारी इंडिविजुअल में पढ़ा, उसके बाद में फिर क्या किया उसने, पैरामाउंट कानपुर की और भी 2-4 कोचिंगों में पढ़ा अलग अलग, और उसके बाद में वो कानपुर में पढ़ते पढ़ते उसको 3 साल हो गए, उसके साथ के सब लोगों का सिलेक्शन हो गया, 3-4 साल हो गए बल्कि। फिर पापा से कहता, पापा कानपुर पढ़ाई सही नहीं होती, तभी सिलेक्शन नहीं हो रहा। पापा ने कहा बताओ बेटा कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ोगे? बोला पापा लखनऊ में सुना अच्छी होती है। पापा ने कहा लखनऊ, 6 महीने चले गए, लखनऊ पढ़े। पापा लखनऊ धोखे चले गए, पापा लखनऊ में नहीं, पता चला इलाहाबाद सही होती है। पापा ने कहा इलाहाबाद जाओ, तुम लला है, देख समझ के कह रहे होंगे, इलाहाबाद गए। ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। और जो उसके साथ के दोस्त थे वो छुट्टी पे आते थे, वो जनाब पढ़ ही रहे थे, इलाहाबाद में रहे 1 साल या उससे कुछ ऊपर रहे। इलाहाबाद में शायद ही कोई कोचिंग उन्होंने छोड़ी, वो जो फेमस कोचिंग पढ़ लिए। फिर बोले पापा यूपी में ही पढ़ाई सही नहीं। मतलब कोचिंग बदल रहे, अपने आप को नहीं बदल रहे, कोचिंग को नहीं बदल रहे, अपने आप में कोई बदलाव नहीं। और फिर दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में पढ़े 2 साल 2.5 साल, और अब अपने पापा के साथ बिजनेस में लगे हुए, बिजनेस कर रहे हैं। बाकी तुम समझ पा रहे? तो कहने का मतलब ये है कि बेटा ये आप लोगों के हित के लिए बता रहा है कि हमारे यहाँ अगर वैकेंसी नियम से आ रही है, तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बच्चा बहुत ज्यादा 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने में चला जाता है, रुकता ही नहीं, हर बार नए चेहरे रुकते हैं। तब जब वैकेंसी नियम से आ रही होती क्रमशः, और अगर वैकेंसी मान लो लेट आ रही है या प्रोसेस लेट हो रहा है तो बात अलग है। लेकिन आप लोग अब वैकेंसी आ रही है, आप जान रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आप तैयार नहीं हो तो फिर गलत बात है बेटा। हम नहीं चाहते आप बहुत लंबे समय तक हमसे जुड़े रहो, कोई फायदा नहीं बेटा। चलिए शुरू करते हैं, पहले आंसर बोल देते हैं पूरी शीट की। तो आंसर आपको बेटा ऑप्शन लिखने पड़ेंगे, है टिक करने वाला कोई काम नहीं। बेटा शीट है आपके पास भैया, बेटा शीट भैया देने तो आए थे, ली नहीं अपने, दो बेटा, तो जल्दी दो शीट। शीट ले लो जिनके पास नहीं है, ठीक है बेटा। हम ऑप्शन बोल रहे हैं, आप लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 1 है बेटा, उसके आगे लिख लो ए, सर लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे लिख लो डी, डी मतलब चौथा ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 में लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लीजिएगा सर डी, डी मतलब चौथा, लिखा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लिखिएगा ए, बेटा लिखा ए, हाँ नहीं बोल रहे, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लिख लो डी, डी मतलब चौथा। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा लिखो सी, सी लिखा। सर 7 में लिखिएगा, 7 में आप लिखेंगे, 7 जो है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखिएगा डी, डी मतलब चौथा। 8 का लिखिएगा डी, डी मतलब चौथा। 9 का लिखिएगा ए, 10 में सी, 11 का ई, 12 का डी, 12 का बेटा डी, डी मतलब चौथा। 13 का सी, 14 का बेटा बी, बी फॉर बॉल, बी मतलब दूसरा, भैया लिखा। सर 15 का लिखिएगा डी, डी मतलब चौथा, ठीक है सर। अब आ जाते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 का ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। 16 में जो ऑप्शन बी है, बी फॉर बॉल, बी टिक कर दो। 16 में बी ऑप्शन मिल गया होगा, वो टिक कर दो बेटा। 17 का ऑप्शन डी टिक करो, डी, डी मतलब चौथा ऑप्शन। 18 का अब लिख लीजिए आंसर आगे, 18 में लिख लो ई, ई बेटा ई लिखा। 18 में ई, ई मतलब पांचवा ऑप्शन, ठीक है। लिख दिया 18 में क्या लिखा, ई, ठीक। 19 का बेटा लिखिएगा सी, 20 का लिखिएगा बेटा डी, डी मतलब चौथा। 21 का लिखिएगा सी, 22 का है बेटा बी, बी फॉर बॉल। 23 का लिखना, 23 का लिखना बी, बी फॉर बॉल। 24 का लिखिएगा डी, डी मतलब चौथा। 25 का सी, 26 का ए, 27 का ए, 28 का ए,
29 का ई लिखा बेटा, 30 का ई लिख लीजिए, और 31 का डी मतलब चौथा ऑप्शन। ठीक बेटा, 31 का डी मतलब चौथा। 7 का है बेटा डी चौथा। ठीक है, अच्छा सुनो, ये जो आप लोगों ने ABCDE 5 ऑप्शंस लिखे नाम, इन ABCDE का मतलब आपको ऊपर दिया गया शुरुआत में। जैसे शीट शुरू होगी, शीट में शुरुआत में आपको निर्देश दे दिए गए होंगे, पढ़िएगा उसमें ABCDE 5 ऑप्शन दिए बेटा, वही जो आप ABCDE इतनी देर से लिख रहे हो बार बार, उन ABCDE का मतलब आप यहाँ से देख सकते हो आसानी से। हालांकि इन चीजों को मैं ऑप्शंस को मैं बोर्ड पे भी लिख चुका हूँ, आपने देखा होगा बेटा इस तरह से। ए का मतलब क्या है बच्चा, जब पहले से आंसर आएगा और दूसरे से नहीं आएगा। सर बी का मतलब है कि जब पहले से नहीं आएगा परंतु दूसरे से आएगा। सी का मतलब है कि पहले से भी आएगा और दूसरे से भी आएगा। और डी का मतलब है ना तो पहले से आएगा ना दूसरे से, दोनों से अकेले भी आंसर नहीं आ पाएगा, और दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तब भी आंसर नहीं आ पाएगा। और सर ई का मतलब है दोनों को मिलाकर ही केवल आंसर आएगा। चलिए, ये जो 5 ऑप्शन ABCDE है इनका मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से पहले शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया सर, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमसे ये कहा गया कि एक पुस्तकालय में मतलब लाइब्रेरी में केवल अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु के उपन्यास है। उपन्यास मतलब होता है नॉवेल्स, है ना, नॉवेल। तो बेटा केवल 3 भाषाओं के हैं पुस्तकालय में, केवल किसकी उपन्यास है, अंग्रेजी का है और बेटा हिंदी का है और तेलुगु। केवल 3 तरह के उपन्यास हैं उस लाइब्रेरी, उस पुस्तकालय में केवल 3 तरह के उपन्यास हैं। बोला गया पुस्तकों में तेलुगु उपन्यास कितने हैं, ये पूछा गया आपसे। भाई 3 ही तरह के हैं, तो उसमें से बोला ये गया है कि बताइए तेलुगु के उपन्यास कितने हैं, तेलुगु के उपन्यास कितने हैं। चलो बता देंगे सर, अभी बता देंगे। पहली जानकारी दी गई है कि भाई मदद के लिए, हमारी मदद कैसे की गई, पढ़िए बेटा। पुस्तकालय में 1000 उपन्यास में से 50% अंग्रेजी और हिंदी के। तो सीधी सी बात है बेटा, 1000 टोटल किताबें हैं, 1000 कुल किताबें हैं। कुल किताबों का मतलब कुल उपन्यास है। बेटा समझ पा रहे होंगे, है ना, कुल किताबें बच्चा कुल उपन्यास है, और उनमें से 50% क्या क्या है, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी प्लस अंग्रेजी ये मिला के है 50%। तो सीधी सी बात है 3 ही तरह के थे, तो अगर 50% ये है तो बाकी के 50% क्या होंगे बेटा, तेलुगु ही बचा है केवल, तो तेलुगु होंगे 50%। तो सीधा सा हिसाब किताब है, 1000 का 50% निकाल लोगे बेटा, तो ठीक है। मतलब पहली जानकारी से तेलुगु के उपन्यास निकल है, सही है ना सर। अच्छा, पहली जानकारी अब भूल जाइए, किनारे कर दीजिए, है ही नहीं आपके पास, हटा दीजिए। अब आते हैं दूसरी जानकारी। क्या दिया बेटा, हिंदी उपन्यासों की संख्या अंग्रेजी उपन्यासों की संख्या की दुगनी है। दुगनी मतलब दुगनी, 2 गुनी, 2 टाइम्स। इन्होंने हमसे ये बोल दिया कि जो हिंदी उपन्यास है बच्चा, जो हिंदी के उपन्यास है ना, वो अंग्रेजी के उपन्यास का, बेटा ध्यान देना बेटा, अंग्रेजी के उपन्यासों का 2 गुना है, या ये कह लो कि दुगने के बराबर है। मतलब हिंदी की जो संख्या है वो अंग्रेजी के 2 गुने के बराबर है। अब यार इससे तेलुगु कहाँ पता चल जाएगा, मेरी बात समझ लो, इससे तेलुगु कहाँ पता चला। हो सकता है हिंदी अगर मान लेते हैं 100 है तो वो 200 होंगे, ये अगर 200 है तो वो 400 होंगे। क्या बात समझ पाए हो क्या। इससे बेटा हिंदी, और हम कहते हैं अगर वो दूसरी जानकारी में हमको हिंदी अंग्रेजी बता भी देते तो भी तेलुगु का पता थोड़ी ना चल जाता। जैसे अगर आपसे कह दे हिंदी की संख्या जो है वो अंग्रेजी की दुगनी है, तथा अंग्रेजी के उपन्यास तथा अंग्रेजी के उपन्यास की संख्या, अंग्रेजी के उपन्यास की संख्या बोला गया बेटा आपसे, अंग्रेजी के उपन्यास की संख्या जो है संख्या वो आपको दे दी गई है कि वो है 150 मान लेते हैं। कितनी 150 है। चलो अंग्रेजी 150 पता चल गया, तो अगर अंग्रेजी 150 पता चल गया तो हिंदी भी पता चल जाएगी। भाई अंग्रेजी का दुगना तो 150 का दुगना 300, तो क्या हिंदी पता चल गया कि नहीं। हिंदी कितनी निकल गया है 300, अंग्रेजी कितने दे रखे हैं 150, तो चलिए 300 150 जोड़ लो तो अंग्रेजी हिंदी मिला के 450 हो गए। लेकिन सर अंग्रेजी हिंदी पूछे ही कहाँ गए थे,
याद करो पूछे क्या गए थे, तेलुगु। तो सर क्या इससे तेलुगु पता चल पा रहा है? नहीं सर, इससे नहीं चल पा रहा है। तो आंसर आएगा बेटा, जब केवल पहले से आंसर है और दूसरे से ना आ पाए तो ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अंतिम तारीख से 10 दिन के अंदर ही रिन्यू करवा लेना चाहिए। आपको डीएल आप लोगों का बना है, जिसका भी आपको बता दें ये नियम होता है। ये एमवी एक्ट, इसको बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत ये आता है आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ये नियम सच है कि जो भी आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला हो जिस डेट को, उससे 10 दिन के पहले ही रिन्यू करवा लेना चाहिए, ये नियम होता है, ठीक। लाइसेंस रिन्यू करने की तारीख कौन सी है, ये मैंने पूछा, तारीख पूछी, नियम बता दिया कि 10 दिन पहले रिन्यू करवा लेना चाहिए। तो बताओ लाइसेंस रिन्यू की तारीख कौन सी है, ठीक है। बताते हैं कौन सी तारीख है, अभी बता देंगे। चलो उनकी जानकारी पढ़ लेते हैं बेटा। जानकारी क्या दी है बच्चा, भाई हमको लाइसेंस रिन्यू की डेट पता करनी है। इन्होंने प्रश्न में हमको जानकारी, कुछ प्रश्न में ऐसे बताया था कि लाइसेंस बेटा, लाइसेंस खत्म समझ लो ना, एक्सपायर, खत्म होने से 10 दिन पहले ही उसे रिन्यू करवा लेना चाहिए, पहले ही उसे रिन्यू करवा लेना चाहिए, ये नियम है। चलो मान लिया गया, करवा लेंगे, बिल्कुल करवा लेंगे, करवा लेना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने एक बात और बताई, पूछा क्या इसमें कि बताइए कि लाइसेंस रिन्यू की डेट क्या है, यही तो पूछा है। बताइए कि लाइसेंस रिन्यू करने की तारीख कौन सी, बताइए कि लाइसेंस रिन्यू का मतलब दोबारा से नया हो जाना, ठीक है, इसको रिन्यू बोलते हैं। तो लाइसेंस रिन्यू की डेट क्या है, लाइसेंस रिन्यू की डेट क्या है, मतलब तारीख क्या है, बस आपसे ये पूछा। चलो बता देते हैं। पहली जानकारी पढ़ लो। पहली जानकारी में कुछ मदद की गई है आपकी, क्या की गई, यह कथन 17 फरवरी को कहा गया, यह कथन 17 फरवरी को कहा गया। अरे भैया 17 फरवरी को ये बात कही गई है, कौन सी बात कही गई है, ऊपर वाली कि देखो भैया खत्म होने के 10 दिन पहले रिन्यू करवा लेना। तो जरूरी है कि जिस दिन कहा जा रहा हो उसके 10 दिन बाद खत्म होने वाला पैसा, ये बात तो जिस दिन इंसान बनवा रहा है उस दिन भी तो बोली जा सकती है। जब आप लाइसेंस बनवाने गए, आज आपको अधिकारी लाइसेंस आपको दे रहा है और देते समय ये भी समझा देगा कि देखो बेटा लाइसेंस रख लो आज से, लेकिन जब खत्म होने वाला उसके 10 दिन पहले रिन्यू करवा लेना। तो बेटा इससे क्या ये पता चल जाएगा कि रिन्यू की डेट क्या है। इसीलिए सी बात है 17 फरवरी जो है वो स्टेटमेंट की कहानी, ये कथन बोलने की डेट है। तो ये कथन जरूरी है कि एक्सपायर के 10 दिन पहले बोला गया हो, कोई जरूरी नहीं। ये भी तो हो सकता है कि ये कथन जिस दिन लाइसेंस सौंपा जा रहा हो उस दिन बोला गया। मेरी बात को समझने का प्रयास करना बेटा। जैसे इससे आप एक मन में कंफ्यूजन ये ला सकते थे, या शायद आया भी होगा कि 17 फरवरी को कथन बोला गया, तो इसके 10 दिन बाद मतलब 27 फरवरी को एक्सपायर हो रहा होगा। मन में ये स्वाभाविक आया होगा, बिल्कुल आना चाहिए, कहीं से गलत नहीं है। 27 फरवरी को डेट हो सकती है, बिल्कुल मान रहा हूं मैं, जिसमें लाइसेंस खत्म हो जाएगा, इसीलिए 10 दिन पहले ये बात बोल दी गई। ये भी तो हो सकता है कि ये बात 12 दिन पहले बोली गई, 12 दिन पहले बोली गई कि देखो भैया खत्म होने के 10 दिन पहले रिन्यू करवा लेना, आज 12वां दिन है तो अभी 2 दिन और गुजर जाए, ये भी तो बोली जा सकती है। ये कैसे कंफर्म कर दें ठीक 10 दिन पहले बोली जा रही। अगर 10 दिन पहले बोली जा रही होती तो सोचो, वो ये ना कहते कि खत्म होने के 10 दिन पहले रिन्यू करवाओ, ये कहते आज से 10 दिन मतलब आज ही रिन्यू करवा लो, क्योंकि आज से 10 दिन ही बचे खत्म होने के। वो ये कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, खत्म होने के 10 दिन पहले, इसका मतलब वो 10 दिन पहले का समय ये 17 नहीं, वो कुछ और है। बात समझ पा रहे हैं? इससे निश्चित नहीं हो पा रहा है कि लाइसेंस खत्म होने की डेट क्या है, वो नहीं पता, पहली जानकारी से कंफर्म नहीं है। दूसरी पढ़ो, ये लीप वर्ष है। अरे भैया लीप वर्ष है, लीप वर्ष का मतलब ये होता है, आप सभी जानते हो बेटा, लीप ईयर का मतलब होता है कि इसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। और लीप वर्ष की विशेषता होती है कि इस वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 की 66,
366 होती है। अच्छा, लीप वर्ष की विशेषता कि इसमें 52 हफ्ते होते हैं पूरे पूरे, और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ऐसे क्यों है? 2 दिन एक्स्ट्रा। ये निकला कैसे? 366 दिनों को अगर हफ्ते बनाओगे तो 7 का भाग दे दो, 7 का भाग दे दोगे तो 7 बना 35 बेटा, 7 बना 35 बचा 16, सही, 7 दूनी 14 बचा कितना 2। आपने कहा गुरुजी 52 बार भाग गया, इसका मतलब 52 हफ्ते पूरे पूरे हो गए होंगे, पर नीचे एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 2, इसका मतलब वो 2 दिन अतिरिक्त बच गए। इन्हीं को बोल देते हैं विषम दिन, इन्हीं को बोल देते हैं ऑड डे। आपने ये शायद कॉन्सेप्ट सुना होगा, नहीं तो हम आगे सुना देंगे, इस जानकारी में आपके आ जाएगा। ऑड डेज हो गई है, इन्हीं को बोला जाता है अतिरिक्त दिन या एक्स्ट्रा डे। चलो ये पूरी कहानी हमको समझ में आ गई। इन्होंने हमसे बोला था कि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर से तो ये सब पता चला, ये थोड़ी ना पूछा था, पूछा तो कुछ और ही था कि बताइए लाइसेंस रिन्यू की डेट क्या है, और ये बता रहे हैं कि साल लीप ईयर, ये बता रहे हैं कि साल लीप ईयर है। क्या इससे पता चलेगा लाइसेंस रिन्यू की डेट क्या है? नहीं। चलो, पहले से भी नहीं आया, दूसरे से भी नहीं आया, अब एक रास्ता निकल के आ रहा है कि दोनों को मिलाकर देखिए। ध्यान रखना बेटा, दोनों को तभी मिलाना जब दोनों पर कट्टम लग जाए, तभी मिलाना। और मर्ज करते हैं। 17 फरवरी को यह बात कही गई, और इस साल फरवरी में कुल दिन कितने होंगे? 29 होंगे। चलो समझ में आ गया, लेकिन हमको ये नहीं पता चल पा रहा है कि सर लाइसेंस रिन्यू की डेट क्या है। मेरी बात समझ पाओ, समझ रहा है बेटा? लाइसेंस रिन्यू की डेट क्या है, वही तो पूछेंगे। फरवरी में 29 दिन है, ठीक है, मान लिया। ये बात 17 को कही गई है, चलो ये भी मान लिया। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं ना पूछा, उन्होंने पूछा है कि रिन्यू की डेट क्या है, वो पता होनी चाहिए। आप देखना, एक काम करना, अपने लाइसेंस जिनका बना हो डीएल, आप एक काम करिएगा, उसमें वैलिडिटी लिखी होगी, वैलिड अप टू, उसमें लिखा होगा, तो एक डेट पड़ी होगी। तो वो डेट बेटा होती इसीलिए है कि उससे पहले आपको रिन्यू करवाना होगा। तो दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े सर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो जल्दी से। मेरी सभी कमीजें उचित ढंग से नहीं सिली, मेरी सभी कमीजें उचित ढंग से नहीं सिली। इस बैग में सभी शर्ट उचित ढंग से सिली हुई है रखी। ध्यान से सुनना, ये पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखे होंगे। 18 वाला पेपर देखना, ये जो अतः वाले हैं, अतः वाले ये बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो लोग पुलिस के लिए इच्छुक हैं वो लोग जरूर सीख लो। आते तो और भी एग्जाम में है, लेकिन पुलिस में आप पेपर उठा के देखना, अतः वाले बहुत आते हैं। पढ़िए क्या लिखा, मेरी सभी कमीजें उचित ढंग से सिली नहीं। मेरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी सारी कमीजें, एक भी कमीज मेरी ढंग से नहीं सिली, लेकिन इस डिब्बे में जितनी रखी कमीजें वो सब बढ़िया सिली हुई है। इसका मतलब है कि इस डिब्बे में मेरी एक भी कमीज नहीं होगी। मानते हो? मेरी कमीजें जितनी है वो सब बेकार सिली, सब बेकार ढंग से सिली, लेकिन इस डिब्बे में जो रखी है ना वो बढ़िया वाली है, वो सब अच्छे से सिली है। इसका मतलब है कि अतः कि इस डिब्बे में क्या मेरी कमीज होगी? कोई हो ही नहीं सकती, तो मेरी तो बेकार वाली है, और इस डिब्बे में कैसी वाली है? अच्छी वाली। तो क्या मेरी कमीज इस डिब्बे में होगी? कोई नहीं होगी। अतः अब आप ही तय कर लोगे। अतः पहला निष्कर्ष क्या? निष्कर्ष मतलब पहला आपको डेटा क्या दिया? अतः इस बैग में कमीजें मेरी हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती। अरे हो ही नहीं सकती भैया मेरी, समझ पा रहे हैं? क्योंकि पहले ही कह दिया मेरी सभी कमीजें बेकार हैं और इसमें सब अच्छी वाली रखी है, तो क्या मेरी हो सकती है? हो सकती भी नहीं है, हटाओ, बेकार है। दूसरा, इस बैग में सभी कमीजें मेरी हैं, मेरी होंगी नहीं सवाल, तो बेटा दोनों के दोनों गलत। ऑप्शन कौन सा होगा बताओ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। प्रत्येक मतलब हर एक की बात हो रही है। हर एक इंसान जो स्वस्थ है वो फुटबॉल खेल सकता है। ठीक, आगे बढ़िए। आपके लड़कों में से कोई भी स्वस्थ नहीं है, आपके लड़कों में से कोई भी स्वस्थ नहीं है, अतः आपका कोई भी लड़का फुटबॉल पूरा करो। मैंने क्या कहा? प्रत्येक, हर वो इंसान जो स्वस्थ है वो फुटबॉल खेल सकता है, और आपका कोई भी लड़का स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब है कि आपका कोई भी लड़का फुटबॉल नहीं खेल सकता। चलो इसका जो डेटा वो तो अभी तय कर लोगे। पहला, तुम्हारे लड़कों में से कोई भी फुटबॉल नहीं खेल सकता, सही बात है, सही। दूसरा, आपके लड़कों में से एक फुटबॉल नहीं खेल सकता। अरे जब भैया कोई स्वस्थ नहीं है तो कोई नहीं खेल सकता। सर दूसरा गलत है, आपसे लगा दो। 4 का क्या लगा होगा बेटा? क्या बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जब बेटा केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज के चारों ओर, गिर्द मतलब होता है चारों ओर, अराउंड, चारों ओर, SQRT में से S के एकदम बाएं कॉर्नर पे है। चलो बता देते हैं। इन्होंने हमसे ये कहा सर, इन्होंने हमसे ये कहा बेटा, पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा।
इन्होंने हमसे अच्छा ये कहा कि एक वृत्त के चारों तरफ एक गोल मेज है, उस गोल मेज के चारों तरफ 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग, एंड ऑल द पर्सन आर फेसिंग इनसाइड, सारे लोग अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं। बेटा ये केंद्र है और ये लोगों के चेहरे हैं, फेस। तो जो लोग बैठेंगे वो इन बिंदुओं पर बैठेंगे और सभी लोग अंदर केंद्र को देख रहे हैं। तो हमसे बोला, और नाम कौन कौन से दिएगा, कौन कौन लोग बैठे, SQRT। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम क्रम से लिख दो कि SQRT क्रम से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब बैठाना है तो आपको उसके लिए कुछ कंडीशन दी जाएंगे, पॉइंट्स दिए जाएंगे कि आप किस आधार पर बैठा लो। जब बैठा लोगे तब उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा या पूछा गया है कि बताइए कि एस के एकदम बाएं, एकदम लेफ्ट कौन बैठा है, बस इतना सा सवाल। तो पहले इस टेबल के चारों तरफ कहीं हम एस को बैठा ले, तब तो एस के बाएं हम बता पाएंगे बेटा कौन बैठा है, बस ये सवाल। तो पहली जानकारी पढ़ते हैं बच्चा। पहली जानकारी में इन्होंने हमारी मदद क्या की है सर, बोला गया एस टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो चलिए गोल मेज बना देते हैं। गोल मेज के चारों तरफ हमको लोग बैठाने हैं और लोग जो बैठाने वो 4 बैठाने हैं। इन्होंने हमसे क्या कहा, पहली जानकारी में पढ़िए सर, पहली जानकारी में क्या कहा, एस टी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो बेटा एक काम करते हैं, जो एस है वो टी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहले टी तो बैठा लें। तो बेटा टी हमने मान लेते हैं यहाँ बैठा लिया। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए, आप अपने आप को टी की जगह मानिए, टी के बाएं दूसरे स्थान पर एस। तो क्या आप अगर यहाँ बैठे हो, ये आपका चेहरा है, आपका मुंह, आप अंदर देख रहे हो, आप यहाँ बैठ के आप अंदर की ओर मतलब इस केंद्र को देख रहे हो, तो आपका बायां हाथ दूसरा होगा, हाँ अच्छा इधर होगा, हाँ बोलते तो बताते तुमको। तो टी के बाएं दूसरे स्थान पर एस है बेटा, 1 2, चलो एस आ गया, आगे पढ़ो बेटा, चलो पहली जानकारी पढ़ो। हाँ, Q और R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो Q और R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, 2 ही कुर्सियां तो बची हैं। तो अगर Q यहाँ बैठ जाएगा तो R वहां हो जाएगा, और अगर R यहाँ हो जाएगा तो Q यहाँ हो जाएगा। चेक करना क्या Q और R के बीच में अगर तुम उधर से देखोगे तब भी एक व्यक्ति है और इधर से देखोगे तब भी एक व्यक्ति है। चलो बैठा तो दिया, अब जरा प्रश्न पढ़ो क्या था, बताइए कि एस के क्रम। अब आप सभी लोग अपने आप को एस की जगह एज्यूम करो, मानो कि आप एस की जगह बैठे हो और आप बेटा नीचे देख रहे हो, आप नीचे देख रहे हो, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, समझ पा रहे बेटा, आप नीचे देख रहे हो, तो ये आपका चेहरा है, आप नीचे देख रहे हो, तो आपका बायां हाथ लेफ्ट हैंड क्या उधर होगा कि नहीं होगा, तो एस के एकदम बाएं, बताओ कि निश्चित कर पा रहे हो कौन बैठे सर, वो क्यू भी हो सकता है और आर भी। पहली जानकारी से एस के एकदम बाएं वाला व्यक्ति कंफर्म नहीं हो पा रहा, पहली जानकारी को हटा दीजिए। सर दूसरी जानकारी पढ़ते हैं, आइए देखते हैं दूसरी जानकारी में इन्होंने हमको क्या दिया है, आइए पढ़ लेते हैं बेटा, आइए पढ़ लेते हैं दूसरी जानकारी में क्या कहा है, आइए पढ़। आर टी का निकटतम पड़ोसी है और टी एस का पड़ोसी नहीं, तो आर टी का निकटतम पड़ोसी, अगर आर टी का निकटतम पड़ोसी है तो ठीक है, मान लेते हैं टी यहाँ, तो टी का निकटतम पड़ोसी आर है, तो आर यहाँ भी हो सकता है और वहां भी हो सकता है। तो आपने कहा कि सर एक तो चित्र ये बन सकता है, पर साथ ही साथ अगर बनाना चाहें तो एक चित्र और भी तो बन सकता है। मान लो टी यहाँ था, इस वाले में हमने क्या किया, टी का निकटतम पड़ोसी आर यहाँ कर दिया, इस वाले में आर वहां कर दिया, पॉसिबल दोनों है ना। अच्छा दोनों चित्र लेके चल रहे हैं, और क्या बोला गया, टी एस का पड़ोसी नहीं, टी एस का पड़ोसी नहीं, तो टी के बगल में एस नहीं होना चाहिए, तो टी के बगल में यहाँ एस नहीं हो सकता, तो बेचारा एस जाएगा कहाँ, क्या एस यही जाएगा, एक नाम कौन सा बच गया, अच्छा चित्र ये भी तो बच सकता है, टी के बगल में कौन नहीं बैठ सकता है, एस, तो अगर एस यहाँ पड़ोस में टी के बगल में नहीं बैठ सकता तो फिर एस बेचारा ऊपर ही जाएगा, और एस यहाँ, तो यहाँ कौन, क्यू। आपको बता दें दूसरी जानकारी के आधार पर दोनों चित्र बन सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या था वो पढ़ो, बताइए कि एस के एकदम लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, एस के एकदम बाएं। अब आप इसमें देखोगे तो एस के बाएं आपको कौन दिख रहा है पता है, क्यू दिख रहा है, और इसमें देखोगे तो एस के बाएं कौन दिख रहा है, आर। क्या कोई एक निश्चित व्यक्ति निकल के आ पाया, सर दो नाम आ, वैसे तो 2 नाम तो इसमें भी द्वारा है, क्या दिक्कत है, तो सर 2 नाम तो नहीं ना, आपको तो एक फिक्स नाम चाहिए था, इसलिए दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा। अब ना पहले से आया ना दूसरे से आया, अब बेटा दोनों को मिला दो, अब मिला देते हैं। तो पहली वाली जानकारी वाला चित्र ये रखा है,
इसी में हम एक काम करते हैं, दूसरी जानकारी भी इसी में इंपोज कर देते हैं, इसी में इस्तेमाल कर देते हैं, तो दोनों मिल जाएंगे। पहले को बैठा है पहली जानकारी को दूसरे को इसी में मिला दो, आके दूसरी जानकारी पढ़ो और इसी में इस्तेमाल करो। दूसरी जानकारी कहते हैं, दूसरी जानकारी r का निकटतम पड़ोसी है। तो बेटा r का निकटतम पड़ोसी है, तो बताओ ये वाला फाइनल मानोगे कि ये वाला, कि दोनों में से कोई भी? दोनों ही सर t के पड़ोसी हैं, ये r भी t का पड़ोसी और ये r भी t का पड़ोसी। दूसरी जानकारी अभी कुछ कर नहीं पा रही, तो आगे बढ़ो। t s का पड़ोसी नहीं, अरे ध्यान से देखो, t भाई साहब तो वैसे भी s से बहुत दूर बैठे हैं, s के अगल बगल थोड़ी ना बैठे, तो दूसरी जानकारी को इस्तेमाल करने के बाद भी स्थिति यही की यही है। क्या ये बात मानते हैं सर? पर क्या s के एकदम बाएं बेटा निकल के आ पा रहा है? मिलाकर भी नहीं आ पा रहा है। अब बताओ, कोई रास्ता नहीं बचा, ना पहले से आ पाया, ना दूसरे से आ पाया, ना ही दोनों को मिला के आ पाया। ऑप्शन बताओ कौन सा? हाँ भाई डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लो जल्दी से, पढ़े। बिंदु L के संबंध में बिंदु P कितनी दूर है? बिंदु बेटा हटा दे इसको। बिंदु L के संबंध में बिंदु P कितनी दूर है, मतलब L से P की दूरी बतानी है। L के रिस्पेक्ट में, L के सापेक्ष में P की दूरी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट L? पॉइंट L के सापेक्ष, पॉइंट L के संदर्भ में आपको पॉइंट P की दूरी बतानी है। बस इतना सा सवाल। L से P की दूरी बताओ। बेटा चेक करो, क्या सवाल का मतलब बस यही है ना? L से P की दूरी बताओ, यही तो है। अब ऐसे कैसे बता दे? जानकारी तो दो पहले आपको, कुछ जानकारी दे रहे हैं, वो बिल्कुल दे रहे हैं। पहली जानकारी पढ़ो बेटा। अच्छा, पूर्व पश्चिम दिशाओं की बात आ गई, तो पहले दिशाओं के इसलिए पहले दिशाएं बना लो। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होती है, दक्षिण दिशा हमेशा नीचे होती है, पूर्व दिशा हमेशा राइट साइड में दाहिनी तरफ होती है, और पश्चिम दिशा हमेशा बाईं तरफ होती है। हमने बेटा 4 दिशाएं इस प्रकार से बना दी, 4 दिशाएं इस प्रकार से बना दी बेटा। और ये होता है केंद्र। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं का यही नियम होता है, समझ रहे हैं? इसको बदलिएगा कभी नहीं, इसी के हिसाब से चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पहली जानकारी क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं। बिंदु M बिंदु L के पूर्व की ओर 5 मीटर में है। जो M है ना, M वो L के पूर्व की ओर, किसके पूर्व की ओर? L के। तो पहले L तो बैठा ले, चलो L हमने यहाँ बैठा दिया, L के पूर्व की ओर कितने मीटर? 5 मीटर। कौन सा बिंदु? M। दोस्तों आप लोग देखकर बताओ, क्या L के पूर्व की ओर, ये पूर्व है कि नहीं? L के पूर्व की ओर 5 मीटर दूरी पर M दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा आगे बढ़ो बेटा, पहली जानकारी। बिंदु O बिंदु L के पश्चिम में है 3 मीटर। तो L के किस तरफ है? पश्चिम में। L के पश्चिम में, पश्चिम ये रहा। L के पश्चिम में कौन है बेटा, बताओ जरा। O है। कितने मीटर पे है? 3 मीटर पे। चलो बना लिया पहली जानकारी। और भी है, कुछ और भी है। बिंदु P बिंदु M और O के ठीक बीच में है। जो P है ना, P वो M और O के ठीक बीच में। पहले तो ये देखो कि M से लेकर O तक की दूरी दिख कितनी रही है? 8 दिख रही है। तो कह रहे हैं 8 दिख रही है, तो बस इसके ठीक बीच में है P। तो 4 कर दे। तो हमारी समझ से क्या यहाँ कहीं मान सकते हो? हाँ नहीं बोले आप? इसको 1 मान लो, इसको 3 मान लो। 4 है ना, सॉरी 4 मान लो। हाँ अब सही है बेटा। अब बताओ, जो P है क्या वो इस समय, हालांकि देखने में बीच में नहीं लग रहा होगा, थोड़ा बढ़ा दे तो कुछ तो ठीक भी लगे। बाकी आप मेरा इंटेंशन समझ पा रहे हो बेटा। यहाँ कहीं मान लेते हैं, इस बिंदु का नाम पता है क्या? M। तो अब आप देखकर बताओ, क्या M और O के बीच में, क्या आपको ठीक बीच में P दिख रहा है कि नहीं? भाई 3 और 1 4, और ये भी कितना? 4 बीच में। चलो मान ली बात। अब सवाल क्या था वो सुनो, पढ़ो तो। नहीं ऊपर लिखा वो पढ़ो, इसमें गड़बड़ करोगे आपको पता है, इसलिए क्या सरल कर दिया। हाँ सरल भाषा इसलिए लिखी बेटा। L से P, L से P की दूरी बताओ कितनी? क्या निकला है? पहली जानकारी से काम बन गया। अब आ जाओ दूसरे में। दूसरे में क्या कहा गया बेटा, पढ़िएगा। उत्तर दक्षिण, और फिर क्या है सर उसके बाद? पूर्व, और बेटा फिर पश्चिम। आइए शुरू करते हैं। दूसरी जानकारी क्या कहते हैं, सुनो बेटा। हाँ, बिंदु S जो है ना, वो बिंदु L के पूर्व में है, ठीक है होगा। तो L के पूर्व में, ये L बना दिया। L के पूर्व में कितने मीटर? 6 मीटर की दूरी पर है बिंदु S।
दोस्तों देख कर बताओ क्या एल के पूर्व में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एल के पूर्व में दिख रहा है एस 6 मीटर। आगे बढ़ो बेटा। बोला गया है बिंदु P बिंदु S के पश्चिम में कितने मीटर? 5 मीटर। अगर S के पश्चिम में देखोगे, S के पश्चिम में देखोगे, S के पश्चिम में, तो S के पश्चिम में तो इधर देखोगे, S के पश्चिम में कितने मीटर जाना है? 5 मीटर। तो अगर 5 जाना है तो पूरी दूरी चल लोगे क्या? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आ जाए। ये दूरी बताई कितनी है? 5। तो आगे बची कितनी? 1। और यहाँ पता है कौन सा बिंदु का नाम बोला गया है? P का बोला गया। पढ़िए क्या बोला कि बिंदु P बिंदु S के पश्चिम में 5 मीटर। नहीं बोला गया क्या? बोला गया। तो इस हिसाब से आपने ये डायग्राम तो इतना बना लिया। नहीं समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या था? पढ़ो क्या निकल आई? इससे भी आ गया आंसर। पहले से भी आया अलग से और दूसरे से भी आया अलग से। बेटा ऑप्शन कौन सा लगा? सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सी का भाई कौन है? देखो इस चैप्टर का फायदा यही है, इसमें डायरेक्शन का सवाल लगाने को भी मिलेगा, इसमें कोडिंग डिकोडिंग भी मिलेगा, इसमें कैलेंडर भी मिलेगा और इसमें ब्लड रिलेशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इस चैप्टर में। बेटा पूरी रीजनिंग का रिवीजन हो जाता है। बेटा हटा दे इसको, ठीक है। इसीलिए हम जो जब चैप्टर शुरू किया था तो पहले ही कह दिया था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन जब आप इस लायक हो गए हो, समझदार, तो जब मर्जी हो आते हो, जब मर्जी हो नहीं आते हो, क्योंकि आपको पता है कब आना कब नहीं आना है कोचिंग, तो इससे लॉस अपना करते हो। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बाकी चैप्टर्स में अपसेट हो भी जाओ, लेकिन मेरा मानना ऐसे चैप्टर्स में तो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि इसमें नुकसान ज्यादा है। जो नुकसान हो चुका वो भी भरपाई हो जाती है इसमें, समझ रहे बेटा। अब हमने ब्लड प्रेशर का सवाल लगाएंगे तो आइडिया मिलता चलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7, सी का भाई कौन? आओ देखते हैं भाई सी का भाई कौन है। पहली जानकारी क्या कहते हैं? डी एम की पुत्री। लो पहले में तो सी का नाम तक नहीं लिया, जब नाम तक नहीं लिया तो कोई चेक करने की जरूरत है क्या? हटाओ। दूसरे वाले में बोला गया है कि जो एम है ना, सी का पिता है। पीछा पूछा गया था, पिता पूछा था कि भाई भाई। क्या दूसरी जानकारी में कोई कोशिश करने की जरूरत लग रही? दोनों को मिला के देख लें। आओ मिलाते हैं, आओ मिलाते हैं। पहली जानकारी क्या थी? डी एम की, तो एम की पुत्री। बेटा पुत्री हमने बना दिया किसको? डी को। एम जो है वो सी के पिता। गौर करना बेटा, सी के पिता। एक बात समझिएगा, जिसकी तरफ ये तीर का निशान लगा होता है एरो, ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। तो पता है आप पिता किसको कहा है? तो अगर एम पिता होंगे तो पुरुष होंगे बेटा, जाहिर सी बात है। तो अगर सी के पिता होंगे तो क्या सी उनका बेटा होगा? जरूरी है। एक बिटिया के भी पिता हो सकते हैं और एक लड़के के भी पिता हो सकते हैं। इस हिसाब से अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ जो सी है, वो जो सी है वो एम का संतान कहलाएगा कि? संतान का मतलब बेटा बेटी कोई भी हो सकता है। तो एम की बिटिया ये है, एम का एक संतान ये है। तो हमसे पूछा क्या था ये तो बताओ, सी का भाई कौन है? तो बेटा अगर देखा जाए तो सी की बहन तो पता चल चुकी है, लेकिन सी का भाई कौन है क्या ये पता चला? सर नहीं पता चला। दोनों को मिलाकर भी काम नहीं बना। सर ऑप्शन फाइनल करिए। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? बहुत पड़ी। चलिए तो अब आपको आइडिया मिल गया है। अब हम शीट को यहीं रोक रहे हैं इसी जगह पे। अब एक काम करिएगा, कल कल का मतलब मंडे को जब मिलेंगे तो एक दिन का अपना समय भी हो गया है। तो बेटा ये पूरी शीट आप एक बार कोशिश करके आना, ठीक है ना। तो जो सवाल आपको नहीं आएंगे वो आप बोर्ड पे लगाएंगे, जो सवाल नहीं आएंगे बोर्ड पे लगाएंगे। और भैया तुम डेली आया करो, हम इस बार के एब्सेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा के लिए कर रहे हैं, है ना। तो रीजन इस बात कर रहे हो तो बेटा थोड़ा सा डेली आओ, आपके तो अच्छा। दूसरी चीज ये है कि सर एक बैच आज से शुरू हो रहा है वीडियो का, बता देता हूँ आपको। आज उसका पहला दिन है, उसमें टेस्ट होगा। टेस्ट का मतलब ये है, वो फाइटर बैच नाम से आपने जो जगह जगह लगा देखा होगा, तो फाइटर बैच शाम को 4 से 5 एक शुरू हो रहा है वीडियो के लिए। तो उसमें वीडियो के लिए नहीं बोलना है उसको, दरअसल वो वीडियो एसएससी, पुलिस, रेलवे, बैंक जिसका जो देना हो वो दे सकता है। उस बैच में केवल टेस्ट होता है, फाइटर बैच है। जैसे लगता है आपको किस तरह हमारी तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है, या जो लोग रिन्यू करवा चुके हैं यहाँ
कार्ड अपना रिन्यू भी तो करवाया होगा किसी ने। तो जो लोग रिन्यू करवा चुके हैं, तो मेरी सलाह, यदि समय हो तो एक टेस्ट देना क्या है उसमें, अगर समय हो तो एक टेस्ट देके देखना, ये तो देखना कि हमारी तैयारी कितनी दूरी तक पहुंच चुकी है और कितनी दूरी बची। ऐसा तो नहीं कि अब गलत फहमी में हो कि हम तैयार हैं, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना बेटा, हमको लग रहा है कि हम तैयार और सच्चाई कुछ और ही है। तो इसके लिए वो फाइटर बैच जो होता है उसका प्रारूप बस हमने इतना बनाया है। हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट बैच रहा है आज तक, हमेशा से रहता है फाइटर बैच, इसलिए क्योंकि बड़ा फेमस है, वो उसने ही हमको फेमस किया जाता, क्योंकि आसपास जो चर्चा भी रहती है कोचिंगों में वो अपने आगे फाइटर बैच की रहती है। फाइटर बैच का पेपर हम खुद बनाते हैं, क्वेश्चन खुद लिखते हैं, बड़े आड़े तिरछे क्वेश्चन लिखते हैं। आड़े तिरछे का मतलब उसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई आपको परेशान करने के लिए नहीं, उसमें जो पेपर चल रहे हैं उन पेपरों का कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसमें भाषा अपनी जबरदस्ती मिला देते हैं और कुछ नया प्रश्न निकाल देते हैं, तो ये करते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट एक अच्छे लेवल तक चले जाते हैं। इसीलिए उस बैच में क्या होता है, जो एक से धुरंधर आते हैं। और मजे की बात बताएं, उसमें हमारे में क्या होता है, उस बैच की खूबी ये मैं तुमको बता दूं, डेमो देने लोग आते हैं कुछ होने की, मतलब अपने मन को, इच्छा को पूरे करने के लिए कि एक दिन डेमो लेके देखेंगे, टेस्ट देके तो देखें। और उस बैच में सबसे ज्यादा लोग हैं जो डेमो से गायब हो जाते हैं। 2 दिन डेमो, क्योंकि उनको अभी तक थी गलतफहमी, तो वो 2 दिन में दूर हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं वो कि फिर वो उनको खुद से लगता है, मैं नहीं कहता हूँ, खुद से, और वो अच्छी चीज भी है कि सर इस बैच में अगर टेस्ट हम नहीं दे पा रहे हैं या उसमें 20% भी नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, फिर से तैयार होके आते हैं। मेरी बात समझ लो, तो आपको पता तो चल जाएगा कि हाँ भी तैयारी में कितनी कमी है। तो आज शाम को 4 से 5 है, आपको प्रैक्टिस बैच है, टेस्ट 4 बजे रहेगा और 15-20 मिनट पहले आप पेपर करते हो, फिर उस पेपर को हम सॉल्व करवाते हैं। यही उसका प्रारूप है। डेली का डेली पेपर होता है और सॉल्व भी होता है पूरा पेपर, ठीक है, जिससे कि डाउट्स खत्म होते चलते हैं। आज शाम से स्टार्ट है। दूसरा जो 112 यूपी पुलिस वाला बैच है, उसमें आज से एडमिशन स्टार्ट होगा है, आज से, ठीक है। तो आप में से जिसकी नापतोल हमारे पास हो चुकी है, हाइट वेट चेस्ट जिसका भी नोट हो गया है, आज से एडमिशन स्टार्ट है। जिनको भी लेना होगा वो ले सकते हैं, ठीक। चलिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।